अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। कफ़ारा एक अनहोनी का दूसरा हिस्सा। कमीने जलील, इसका बाप अभी जिंदा है तो मर जाओ, ये कहकर मैंने लपक कर उस बुढ़े का गला पकड़ लिया और बुढ़े को फिजा में बुलंद कर दिया। वो बुढ़ा मुर्गे बिस्मिल की तरह तड़पता रहा और फिर ठंडा होकर वो ढेर हो चुका था। बाबा, लड़की चीख कर बुढ़े की जानिब बढ़ी, लेकिन मैंने उसे लपक कर पकड़ लिया। उसके चेहरे पर खून की तमाज़त ने उसकी खूबसूरती को चार चांद लगा दिए थे। मैंने उसे दबोच लिया। वो खुद को मेरे आहिनी शिकंजे से बचाने के लिए हाथ पैर मार रही थी। फिर मैंने उसे एक झटके से नीचे गिरा दिया। फिर मैं इंसान से जानवर बन गया और उसकी मासूमियत को रौंदता रहा। उसकी कर्बनाक चीखें उभरती डूबती रही और जब हवस का सैलाब ठंडा हुआ तो वो बेहोशी की कैफियत से दो चार थी। उसी लम्हे मैंने दांतों से उसकी शहरक काट डाली। वो एक लम्हे के लिए तड़पी, फिर मैंने उसे तड़पने का मौका न दिया। उसका गर्मा गर्म खून मेरी प्यास बुझाता रहा और मैं इंसान से दरिंदा बन गया। मैं किसी खून आशाम भेड़िए की तरह खून पीता रहा। उसके बाद मुझ पर जैसे बेहोशी की कैफियत तारी होने लगी। बेहोश होने से कबल मुझे सिर्फ इतना याद है कि मुझे किसी ने रेल से धक्का दिया था। ट्रेन जिस जगह से गुजर रही थी उस अतराफ बेशुमार खुदरो झाड़ियाँ और पौधे और बड़ा सा मैदान था। गिरते ही मैं उस खुदरो झाड़ियों में जा पड़ा था। आँख खुली तो मैंने अपने आप को एक झोंपड़ी में घास से बने हुए एक बिस्तर पर पाया। झोंपड़ी में नीम अंधेरा था। मैंने उठने की कोशिश की तो मैं दर्द से कराह कर रह गया था। लगता था कि रेल से कूदते वक्त गिरते ही कहीं चोट आ गई थी। मैंने सर उठाकर अपने जिस्म की तरफ देखा तो मेरा पूरा जिस्म अजीब सी सब्ज़माइल मिट्टी से अटा पड़ा था, जिससे उठने वाली अजीब सी महक मेरे दिमाग पर असरअंदाज हो रही थी। न जाने मेरे जिस्म पर क्या लगा हुआ था जिससे मेरा पूरा जिस्म सुन्न होकर रह गया था। दफतन मेरे कानों में कदमों की आहट सुनाई दी। न जाने कौन आने वाला था। मेरा दिल धक से रह गया। हजारों किस्म के अंदेशे और वसवसे मेरे दिमाग में गूंजने लगे थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। आने वाला मुझे नुकसान भी पहुंचा सकता था। घबराओ मत, तुम यहाँ बिल्कुल महफूज हो। आवाज़ सुनते ही मुझे जैसे मेरे कानों में किसी ने शहद टपका दिया हो। आवाज़ इस कदर हसीन और खूबसूरत थी कि मैंने अपनी नज़रें उस खूबसूरत वजूद पर गाड़ दी। वो एक ठोस और आँच देते बदन और दिलफरेब खतूत रखने वाली हसीना थी। उसने धानी रंग की साड़ी ज़ेब तन कर रखी थी। उसकी मखरूती गर्दन, किताबी चेहरा, रोशन आँखें। उफ, उसका हुस्न मैं भूल नहीं पाया हूँ। वो मेरी तरफ मुस्कुराती नज़रों से देख रही थी। डरो मत, पूरे जंगल में तुम इस झोंपड़ी में महफूज हो। मुझे तुम जख्मी हालत में झाड़ियों में पड़े मिले थे। मेरे जिस्म पर क्या लगाया गया है? मैंने कराहते हुए पूछा। तुम बहुत ज़्यादा जख्मी थे। ऐसा लग रहा था कि तुमको किसी ने बहुत मारा है। पूरा शरीर जख्मों से चूर था, इसलिए जख्म सुखाने के लिए जड़ी बूटियों का अर्क लगाना पड़ा। वो मुस्कुराकर बोली। उसकी बात सुनकर मेरा मुंह हैरत से खुला का खुला रह गया। मैं जिस तरह गिरा था इस तरह मुझे इतनी खतरनाक चोटें नहीं आनी चाहिए थी। मेरे चेहरे पर हैरत देखकर वो समझी कि शायद मुझे यकीन नहीं आया। मेरे भोले बादशाह, मैं सच कह रही हूं, तुम बहुत जख्मी थे। वैसे भी कांता झूठ नहीं बोलती। मैं जिस तरह के वाकयात से गुजर रहा था ऐसे में कुछ होना मेरे साथ मुमकिन था। ये लेप 2 दिन तक तुम्हारे जिस्म से लगा रहेगा। 2 दिन बाद यह खुद ब खुद झड़कर गिर जाएगा। इसके बाद तुम जंगल में मौजूद नदी में नहा लेना। यह कहकर वो बाहर निकल गई थी। कांता कौन थी मैं नहीं जानता था। वो तो बस मुझ जैसे लालची के लिए रहमत का फरिश्ता साबित हुई थी। न जाने मैं कब तक जागता रहा। उसके बाद मेरी आंख लग गई। काफ़ी देर गुजरी होगी। जिस्म में शदीद किस्म की कचलाहट महसूस होने लगी। मेरी आंख खुल गई। मुझे ऐसा लगा कि मेरे जिस्म में कुछ कुलबुला रहा है। मैंने गौर से देखा तो खौफ से मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया। मेरा पूरा जिस्म चावल के दाने के बराबर छोटे छोटे सफ़ेद कीड़ों से भरा पड़ा है। वो सफ़ेद कीड़े बड़ी ही तेज़ी से मेरे पूरे जिस्म को चाट रहे थे। कांता मेरे बिल्कुल सामने खड़ी मुझे अजीब सी नज़रों से देख रही थी। ये सब देखकर मेरे हलक से दिल खराश चीख निकल गई। ये क्या है? मेरे चीखते ही मंजर बदल गया। वहाँ ना कीड़े थे ना ही कांता, बस मैं और मेरी चीखें थी। मेरे चीखने की आवाज़ें सुनकर कांता भागती हुई झोंपड़ी में दाखिल हो गई। कांता के हाथ में एक लालटेन थी। लालटेन की रोशनी में मैंने कांता को देखा तो खून की हिद्दत मेरे जिस्म में तेज हो गई। मेरा जिस्म जैसे लावा बनकर मेरे जिस्म में दौड़ने लगा।
कांता ने जिस्म पर एक हल्की सी चादर डाल रखी थी, जिससे साफ जाहिर हो रहा था कि वो कुछ देर पहले कपड़ों में नहीं थी। मुझे इस तरह घूरते देखकर वो एकदम शर्मा गई। फिर दूसरे लम्हे वो अनजान सी बन गई। क्या हुआ? क्यों चीख रहे थे? कुछ नहीं, मैंने नज़र चुराते हुए कहा। कहीं कोई बुरा ख्वाब तो नहीं देख लिया? उसकी नज़रें मुझे अपने जिस्म के पार होती महसूस हो रही थी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, उसने मुझे बेयकीनी से देखते हुए कहा और फिर बाहर निकल गई। वो सारी रात मेरी आंखों में कट गई। मुझे हर तरफ सफ़ेद कीड़े कुलबुलाते महसूस हो रहे थे। हर थोड़ी देर में चौंक जाता कि कहीं वो कीड़े वापस ना आ जाएं। न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि कांता बहुत खतरनाक औरत है। उसका झोंपड़ा मकड़ी के जाल के जैसा है। वो इस झोंपड़े में अकेली क्यों रहती थी? ऐसे बहुत से सवालात थे जो कि हल तलब थे। दूसरी सुबह जब वो झोंपड़ी में दाखिल हुई तो उसके हाथ में मेरे लिए नाश्ता था। इस बार उसको देखकर मेरे हवास भी काबू में न रहे। ऐसा लग रहा था कि शोला बदन कपड़ों की कैद से बाहर आने के लिए मचल रहा है। झोंपड़ी में दाखिल होते ही निहायत ही कातिल निगाहों से मेरी तरफ देखा। उसकी निगाहों में मेरे लिए दावत थी, जैसे कह रही हो, हुस्न के बहते दरिया में डुबकी लगा लो। नाश्ते में शहद, सेब और दूसरे जंगली फल थे। चूंकि मैं उठने के काबिल न था, इसलिए नाश्ता उसने मुझे अपने हाथों से करवाया। नाश्ता करवाते वक्त वो निहायत अजीब नज़रों से मुझे देख रही थी, जैसे को कोई भूखी शेरनी अपने शिकार को देखती है। नाश्ता कराने के बाद वो उठ खड़ी हुई। मैंने देखा कि उसकी आंखें सुर्ख और चेहरा लाल था। जाते जाते उसने मुझे मोहब्बत पाश नज़रों से देखा और मुस्कुराकर बोली, मेरे भोले बादशाह, तुम बहुत सुंदर हो। मैं उसकी बात सुनकर हैरत से उसे तकने लगा था। फिर न जाने मेरे दिल में क्या आया कि मैंने मुस्कुराकर कहा, तुम भी कुछ कम नहीं हो। मेरी बात सुनकर उसका चेहरा जैसे गुलनार हो गया और फिर वो झोंपड़ी से बाहर निकल गई। सुबह से शाम तक वो मेरी खूब खिदमत करती रही और रात में न जाने कहाँ चली जाती। मेरे जिस्म पर चढ़ा हुआ लेप चूंकि पत्थर की तरह सख्त हो चुका था, इसलिए मैं हिलने जुलने से कासिर था। एक बात निहायत हैरत अंगेज थी। ये अजीबोगरीब किस्म का लेप जब तक मेरे जिस्म से लगा रहा था, हवाइज ज़रूरिया की हाजत पेश न आई। लेप के साथ मुझे 2 रोज़ हो चुके थे। एक रोज़ सुबह के वक्त वो नाश्ते के साथ मिट्टी का प्याला भी लाई, जिसमें सब्ज रंग का कोई सियाल था। उसने वो सारा सियाल मेरे जिस्म पर उंडेल दिया। सियाल के जिस्म पर गिरते ही वो लेप ऐसे झड़ने लगा जैसे खिजा के मौसम में दरख्तों से पत्ते झड़ते हैं। चंद ही मिनटों में मेरा सारा जिस्म उस लेप से साफ हो गया। लेप साफ होते ही मैंने देखा कि मेरा ऊपरी धड़ बरहना है, जबकि निचले हिस्से पर सिर्फ एक जांघिया मौजूद है। मेरे जिस्म को देखते ही उसकी गजाली आंखों में खुमार सा छा गया। सुर्ख से डोरे उसकी आंखों में तैरने लगे थे। वो निहायत भूखी नज़रों से मुझे घूरने लगी थी और फिर बगैर कुछ कहे होंठ चबाती हुई बाहर निकल गई। कांता का इस तरह घूरना मेरी समझ से बाहर था। मैं पूरा दिन झोंपड़ी में पड़ा रहता। कांता इस बीच में 2-4 दफ़ा आती। नाश्ता देकर ना जाने वो कहाँ चली जाती। ये चीज़ मेरी समझ से बाहर थी कि रहती कहाँ है, करती क्या है, इस जंगल में क्यों है, मुझे क्यों झोंपड़ी से बाहर नहीं निकलने देती। इन सवालात के जवाबात तिश्ना थे। मुझे काफ़ी दिन झोंपड़ी में पड़े गुजर चुके थे। जब मैं बाहर निकलने की कोशिश करता तो वो मुझे मना कर देती। मैं इस झोंपड़ी से बाहर निकलना चाहता था और फिर एक रोज़ मैंने हिम्मत करके झोंपड़ी से बाहर निकलने का फैसला कर लिया। उस रात करीब 7 या 8 का वक्त होगा। कांता के आने में थोड़ी ही देर बाकी थी। झोंपड़ी से बाहर निकलने के बाद पहले तो मुझे कुछ नज़र न आया। कुछ फासला तय करने के बाद रात की तारीकी में जंगल ने अपने खदोखाल नुमाया करना शुरू कर दिए थे। दरख्त, झाड़ियाँ, केलों के खाके धुंधले और सुरमई नजर आ रहे थे। मैं दबे पांव आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था ताकि मेरी कदमों की आहट कांता तक न पहुंच जाए। मैं एक जगह रुककर जायज़ा लेने लगा। जायज़ा क्या लेना था, दरख्त इतने घने थे कि तारीकी में और ज़्यादा घने महसूस हो रहे थे। मैं चाहता था कि किसी तरह जंगल से निकलकर किसी करीबी बस्ती या शहर जा पहुंचूं ताकि नए सिरे से अपनी ज़िंदगी शुरू करूं, इंतकाम लूं। मुझे इस जंगल में 1 माह से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका था। मुझ पर वो पुरस्रार कैफियत दोबारा तारी न हुई थी, जिसके ज़ेर असर मैंने एक बेबस और मजबूर बूढ़े का खून और नौजवान लड़की की मासूमियत का कत्ल किया था। शायद उस शैतानी कुव्वत ने मेरा पीछा छोड़ दिया था। ये मेरी खाम ख्याली थी, मेरा वहम था। मैं उस पुरस्रार ताकत के नए हरबे का शिकार होने जा रहा था, जिसका इल्म मुझे ना था और ना ही अंदाज़ा था। इंतकाम के जुनून ने, लालच और हिर्स ने मुझे कहाँ ला खड़ा कर दिया था। जिस कुव्वत को मैं तस्खीर करना चाहता था, आज वही कुव्वत मुझे तस्खीर कर चुकी थी।
اپنے بھائی سے بدلے کے حصول نے آج میری یہ درگت بنا دی تھی۔ رات کی تاریکی میں کافی دیر چلنے کے بعد مجھے ایسا لگا کہ میں راستہ کھو بیٹھا ہوں۔ میرے جیسا بے وقوف آدمی شاید اس دنیا میں کوئی ہوگا۔ میں نکل تو آیا تھا مگر ٹارچ کے بغیر اب مجھے راستہ دکھائی دینا بالکل بند ہو چکا تھا۔ آگے جانا خطرے سے خالی نہ تھا اور واپسی کا راستہ میں بھول چکا تھا۔ اگر میں یوں اندھوں کی طرح آگے بڑھتا تو ممکن تھا کہ میری ملاقات موت سے ہوتی۔ انتقام لیے بغیر اگر میں مر جاتا تو میری روح ہر وقت بے سکون رہتی، اور جب تک میں بانو کو حاصل نہیں کر لیتا اس وقت تک میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ میں وہیں ایک درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ کچھ ہی لمحے گزرے ہوں گے کہ مجھے اپنے پیروں کے قریب سرسراہٹ سی محسوس ہونے لگی۔ میں چونک کر اٹھ کھڑا ہوا اور فوراً سے پیشتر میرے ذہن میں سانپ کا خیال آیا۔ میں ڈر کے مارے پیچھے ہٹنے لگا اور پیچھے ہٹتے ہوئے میری کمر ایک جھاڑ سے جا لگی۔ اچانک میرے کانوں نے چھن چھن کرتی پائلوں کی آواز سنی۔ آواز اتنی تیز اور واضح تھی کہ خوف سے میرے بدن کے سارے مساموں نے پسینہ اگل دیا۔ چھن چھن کی آواز آئی اور ساتھ ہی ایک نسوانی آواز، تم کہاں ہو ناتھ؟ میں ہر جنم میں تمہاری پرتیکشا کرتی ہوں، جدائی کی آگ میں مجھے مت جلاؤ۔ ایک درد و کرب میں ڈوبی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ چڑیل فوراً میری زبان پر آیا تو میں الٹے قدموں واپس بھاگا۔ میری مثال اس وقت ایسے تھی کہ جدھر سینگ سمائے ادھر ہی بھاگو۔ بھاگتے بھاگتے میرے پیر کسی پتھر سے ٹکرائے اور میں اچھل کر گرا، اور گرتے ہی مجھے ایسا لگا کہ بہت سے سورج اچانک طلوع و غروب ہو گئے ہوں اور پھر اندھیرا سا چھا گیا۔ آنکھ کھلتے ہی مجھے نہ جانے کیوں عجیب سا احساس ہوا۔ شاید یہ احساس کسی قسم کے خوف کا تھا۔ مجھے اپنا سر بہت بھاری محسوس ہو رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا کہ میرے سر پر منو بوجھ ہو۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد میرے حواس بحال ہوئے تو میں نے دیکھا کہ ایک پتھریلی سی کوٹھڑی میں پڑا ہوں، جیسے کوئی جیل ہو۔ اس کوٹھڑی کا حال بھی اسی ٹارچر سیل جیسا تھا جہاں عموماً خطرناک قیدی رکھے جاتے ہیں۔ دیواروں پر بڑی بڑی زنجیریں نصب تھی، ہڈیوں کے بوسیدہ پنجر بندھے ہوئے تھے۔ شاید یہ وہ مجبور قیدی تھے جو یہاں کسی جرم کی وجہ سے لائے گئے ہوں گے اور بھوکے پیاسے مر گئے ہوں گے۔ میں نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ میں یہاں کیوں قید ہوں، مجھے یہاں کون لایا، نہ جانے میں کس گورکھ دھندے میں پھنس گیا تھا۔ میں نے خود پر نگاہ ڈالی تو میں حیران رہ گیا کہ میرے جسم پر کرتا شلوار کی جگہ سیاہ رنگ کا چوغا موجود ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اس نیم اندھیری کال کوٹھڑی میں کیا کر رہا ہوں، کس نے مجھے بند کیا ہوا ہے۔ انہی سوچوں میں گم تھا کہ مجھے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ میں چوکنا ہو کر بیٹھ گیا کہ دیکھیں کون آتا ہے۔ قدموں کی آہٹ قریب آتی گئی۔ نو وارد جیسے ہی میرے سامنے آیا تو اس کو دیکھ کر میں چونک گیا۔ نو وارد کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ نو وارد کوئی اور نہیں بلکہ کانتا تھی۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے کانتا کو یک ٹیک دیکھتا رہا تھا۔ کانتا کا روپ اس بار بالکل ہی بدلا ہوا تھا۔ اس نے گیروے رنگ کا باریک چوغا سا ڈال رکھا تھا جس سے اس کے خوبصورت جسم کی رانائیاں ظاہر ہو رہی تھی۔ اس نے چہرے پر بھبوت مل رکھا تھا۔ کیوں بدھو مہاراج بھاگ چلے تھے؟ اس کے لہجے سے طنز ظاہر ہو رہا تھا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ مجھے اس سے ڈر محسوس ہو رہا تھا۔ ہمارے چنگل سے بچ کر نکلنا آسان نہیں ہے، سمجھے تم؟ وہ زہر خند سے بولی۔ میں اس کی بات سن کر چونک پڑا۔ ہمارے سے کیا مراد تھی؟ کیا وہ اکیلی نہ تھی؟ چند لمحوں تک وہ میری طرف قہر آلود نظروں سے گھورتی رہی، پھر الٹے قدم واپس چلی گئی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ کانتا کس قدر خطرناک عورت ہے، اس کا مجھے علم نہ تھا۔ چند ہی لمحے گزرے ہوں گے کہ مجھے چیخوں کی آواز سنائی دی۔ چیخوں کی آوازیں نسوانی تھی، ساتھ ہی ساتھ مجھے مردانہ آوازیں بھی سنائی دی۔ کوئی شخص گالیاں بھی بک رہا تھا۔ 2 یا 3 منٹ گزرے ہوں گے کہ میں نے دیکھا کہ 2-3 ہٹے کٹے حبشی غلام ایک لڑکی کو بالوں سے گھسیٹتے ہوئے لا رہے تھے۔ لڑکی نہایت معمولی سے کپڑوں میں تھی۔ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ لوگ اسے کسی قریبی گاؤں سے اٹھا لائے ہیں۔ لڑکی کی حالت بڑی دگرگوں تھی۔ اس کا سوتی شلوار قمیص جگہ جگہ سے پھٹ چکا تھا۔ انہوں نے بڑی بے دردی سے کوٹھڑی کا دروازہ کھول کر اسے اندر دھکا دے دیا۔ لڑکی کوٹھڑی کے فرش پر گرتے ہی بری طرح سسکنے لگی۔ لڑکی کی حالت بے حد نازک تھی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا۔ کوٹھڑی کے بائیں طرف ایک سیلن زدہ مٹکا اور ایک گندا سا گلاس موجود تھا۔ میں کراہتے ہوئے اٹھا اور مٹکے سے پانی بھرا اور لڑکی کے سامنے کر دیا۔ لڑکی نے سسکتے ہوئے سر اٹھایا اور چند لمحے میری طرف دیکھنے کے بعد سارا گلاس ایک ہی سانس میں خالی کر دیا۔ وہ لڑکی کوئی خاص خوبصورت نہ تھی، مگر اس میں کشش تھی، خاص کر اس کی آنکھیں، جسے دیکھ کر مجھے بانو کی یاد آ گئی۔ ہاں، وہی بانو جس سے میں نے محبت کی تھی، وہی جس نے مجھ سے نہیں میرے بھائی سے محبت کی تھی، وہی بانو جس نے مجھے لفنڈر آوارہ نہ جانے کیا کیا کہا تھا۔ اسی سے بدلہ لینے کے لیے آج میں اس حال میں تھا۔
कौन हो तुम? ये सब क्या है? मैंने उससे नर्म लहजे में पूछा। मैं नहीं जानती। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि ये वो गिरोह है जो मुकम्मल चांद रात में एक लड़का और लड़की की कुर्बानी देता है। चांद की वो एक मखसूस रात हर 3 माह बाद आती है। रात आने में सिर्फ 2 दिन बाकी है और 2 दिन बाद हम दोनों, मुझे ये लोग अगवा करके लाए हैं। मैं यहाँ से 2 कोस दूर एक गांव है, वहाँ रहती हूँ। इतना सुनना था कि मैं कांप कर रह गया। गोया हम दोनों यहाँ कुर्बानी के लिए लाए गए थे। क्या हम भाग नहीं सकते? पता नहीं, मुझे अपने बूढ़े वालिद की फिक्र है। रात के अंधेरे में उन्होंने मुझे घर से अगवा किया है। मेरी मौत के बाद मेरे वालिद का क्या होगा? इतना कहकर वो फिर रोने लगी थी। न जाने कितनी देर यूं ही गुजरी होगी। फिर मैंने देखा कि वो लड़की जिसका नाम रमला था रोते रोते सो गई थी और मैं जाग रहा था। मुझे नींद नहीं आ रही थी। लड़की को देखकर ये बात तो साबित हो चुकी थी कि नींद सूली पर भी आ जाती है। मेरी मौत में ज़्यादा वक्त ना था। न जाने क्यों मुझे लगता था कि मैं नहीं मरूंगा। फिर भी बानो और अपने भाई से इंतकाम लिए बगैर मैं मर नहीं सकता था। कुछ ही वक्त गुजरा होगा कि मुझे कदमों की आहट सुनाई दी। आने वाला कोई और नहीं, कांता थी। कांता ने जिस्म पर जीन्स और टी-शर्ट पहन रखी थी और चेहरा फुल मेकअप से मुज़य्यन था। कांता के हाथ में एक बड़ा सा कटोरा था। कांता मुझे मुस्कुराती हुई नज़रों से देख रही थी। उसके चेहरे पर फातिहाना तासुरात थे, जैसे कि वो अपनी कामयाबी के बिल्कुल नज़दीक हो। कैसे हो महाराज? उसकी तंज में डूबी आवाज़ मेरे कानों में जहर घोल रही थी। मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? महाराज, बिगाड़ा तो मेरा उन लोगों ने भी नहीं था जिनको मैंने कत्ल किया। बस आज आखिरी कुर्बानी है। उसके बाद देवी खजाने का राज मुझ पर जाहिर कर देगी, जिसके लिए मैंने बहुत से मासूमों को मारा। ये कहकर वो कहीं खो गई, जैसे कि आने वाले मुस्तकबिल के बारे में सोच रही हो। तुम कभी कामयाब नहीं हो पाओगी, मैंने दिल में कहा, मगर उसने सिर्फ मुस्कुराने पर ही इक्तफा किया था। पुरइसरार और शैतानी मंदिर कुर्बानी के लिए तैयार था, लेकिन कुर्बानी से पहले भवानी देवी के मकरूब बुत की पूजा होना बाकी थी। जगह जगह कदीम जमाने के बड़े बड़े चिराग रोशन थे। अगरबत्ती का खुशबूदार धुआं पूरे हाल में भरा हुआ था। मुझे और उस लड़की को लोहे के पिंजरे में मूर्ति के बिल्कुल करीब रखा गया था। भवानी देवी की मकरूब मूर्ति के करीब 2 मशालें रोशन थी। अचानक फिजा में घंटे की आवाज़ गूंजी, साथ ही नाकोस फूंके जाने लगे। कांता ने उस वक्त सुर्ख और चुस्त लिबास पहन रखा था। वो लिबास बिल्कुल ऐसा था जैसे कि स्टार वार की फिल्मों में लड़कियों ने पहन रखा होता है। कांता के सारे मुहाफिजों ने सिया चौगे पहन रखे थे। उनके चेहरे नकाबों में ढके हुए थे। कांता आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई उस मकरूब मूर्ति के करीब आई। उसके चेहरे पर अकीदत और मोहब्बत की दरिया मौजज़न थे। वो मुस्कुराते हुए बोली, अजीम देवी, तेरी ताकूती अजमतों को सलाम। तेरे मानने वाले सारे शैतान के परिस्तार हैं। वो शैतान जो अंधेरे का शहंशाह है, वो शैतान जिसने तुझे काली कुव्वतें बख्शी हैं। खजाने का राज जाहिर कर दे देवी। इतना कहकर वो सजदे में गिर गई। उस मुशरिका को सजदे में गिरते देखकर मेरी रूह अंदर से कांप गई। एक रब्बे पाक के सिवा किसी और को सजदा कैसे जायज़ हो सकता है? बहरहाल काफ़ी देर तक वो सजदे में पड़ी रही। फिर उसने सर उठाया। चंद लम्हे वो मेरी तरफ देखती रही और फिर ज़ोर ज़ोर से नाकूस फूंकने लगी। नाकूस की तेज़ आवाज़ों ने वहाँ पर मौजूद काले चौगे वालों पर अजीब सी वहशत पैदा कर दी थी। यूं लग रहा था कि जैसे वो पागल हो गए हों। चंद लम्हात तक वो तूफान बदतमीज़ी जारी रहा। उसके बाद मेरी नज़र एक बहुत बड़े कुल्हाड़े पर पड़ी। गालिबन वो कुल्हाड़ा हमारे सर काटने के लिए लाया गया था। मुझे मौत अपने सामने रक्स करती नजर आ रही थी। मेरे साथ वाले पिंजरे में बंद लड़की की हालत बहुत नाजुक थी। वो एक ही रात में सदियों की बीमार नजर आ रही थी। कांता कुल्हाड़ा उठाए हमारी जानिब बढ़ने लगी थी। उसके साथ उसके 2 साथी भी थे। अचानक मुझे अपने कानों में तेज सीटियों की आवाज़ सुनाई देने लगी। मुझे अपनी आंखों के इर्द गिर्द नीले पीले नुक्ते रक्सा नजर आए। अचानक एक तेज गुर्राहट की आवाज़ मेरे कानों में गूंजी। मुझे उस लड़की का खून चाहिए जो उस पिंजरे में है। मुझ पर फिर वही कैफियत तारी होने लगी थी। मेरे हलक से तेज चीख की आवाज़ निकली, जैसे कोई भेड़िया गुर्राया हो। मैंने एक जोरदार लात पिंजरे पर मारी। पिंजरा टूट गया। उसी लम्हे कांता की मनहूस आंखों में हैरत नमूदार हुई। मैं वहशत से सीना पीटता पिंजरे से बाहर निकल आया। फिर मैंने कांता को गर्दन से पकड़कर उछाल दिया। कांता उड़ती हुई उस मकरूब बुत से जा टकराई। फिर वहीं चिपक कर भवानी के उस मकरूब बुत के हाथों में पकड़ी बर्छियां उसके सीने में उतर गई थी। कांता का अंजाम देखकर उसके साथी चीखे मारते हुए वहां से भाग निकले थे। वो लड़की सहमी हुई दूसरे पिंजरे में बैठी हुई थी। उसका चेहरा खौफ से जर्द पड़ चुका था। मैं जुनून की कैफियत में पिंजरे की जानिब बढ़ रहा था। मेरी लात ने पिंजरे का दरवाज़ा तोड़ दिया था,
लड़की किसी खौफजदा हिरने की तरह पिंजरे से लग गई थी। मुझे वो लम्हा अच्छी तरह याद है। उसने मुझे अल्लाह रसूल के वास्ते दिए। शायद मैं बहरा हो चुका था। उस पुरस्रार कुव्वत के ज़ेर असर मैंने उस मासूम की आबरू लूटी, फिर उसका खून भी पिया। जब मैं अपनी सफाकी से फारिग हुआ तो वो लड़की मर चुकी थी। एकदम मुझ पर गनूदगी तारी होने लगी। मेरा जिस्म हल्का फुल्का होने लगा। शायद कब्रिस्तान वाली वो कुव्वत मुझे छोड़कर जा चुकी थी। मैंने खौफजदा नज़रों से इधर उधर देखा तो मंदिर का नक्शा ही बदला हुआ था। कांता की लाश इबरत का नमूना बनी उस बेजान बुत के सामने पड़ी थी। कांता की फटी फटी आंखों में खौफ और हैरत के तासुरात मुंजमद हो चुके थे। लड़की की नीम बरहाना लाश मेरी सफाकी का सबूत दे रही थी। मंदिर के सारे मुहाफिज भाग चुके थे। मैं उस मंदिर में लाशों समेत खून से लथपथ खड़ा था। खौफ की वजह से मेरा बुरा हाल हो रहा था। मैं दिल ही दिल में उस वक्त को बुरा भला कह रहा था जब मेरा सामना जॉन फ्रैंक से हुआ था, जो मुझे शैतान के हाथों बेचकर न जाने कहाँ मजे कर रहा होगा। दफातन मुझे अपने मरदूद भाई और उस बानों पर गुस्सा आने लगा जो कि मेरे खुशियों के कातिल थे। मैं मर नहीं सकता था इंतकाम लिए बगैर। अचानक मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई मेरे बिल्कुल पीछे खड़ा है। मैंने घूमकर देखा तो मेरी आंखें हैरत और खौफ से फटी की फटी रह गई। अब भवानी की पत्थर की बेजान मूर्ति मेरे सामने खड़ी थी। उसकी पथरीली आंखों में आग के शोले से दहकते नजर आ रहे थे। दफातन उसका पथरीला बाजू मशीनी अंदाज में हिला। उसने मेरी गर्दन पकड़ ली और मुझे चूहे की तरह ऊपर उठा लिया। उसके लब हिले। कांता मेरी पुजारन थी और तूने, मैं तुझसे उसका बदला लूंगी। उसकी आवाज़ गुर्राहट से मुशाबे थी। इतना कहकर उसने मुझे हवा में उछाल दिया। मेरा जिस्म फिजा में उड़ने लगा। मुझे अपने कानों में हवा की शाएं शाएं साफ सुनाई दे रही थी। हवा के जोर के सबब आंखें बंद हो गई थीं। मेरी आंख खुली तो पानी के तेज शोर की आवाज़ मेरे कानों से टकराई। मैं फौरन उठ बैठा। मैंने देखा कि मैं किसी जहाज़ के अरशे पर पड़ा हूँ। रात का गहरा अंधेरा चारों तरफ छाया हुआ था। फिजा में पानी के शोर के सिवा और कोई आवाज़ नहीं थी। मैंने आंखें फाड़ फाड़ कर अंधेरे में चारों तरफ देखा, मगर वहां गुप अंधेरे के सिवा कुछ न था। कोई है? मैंने जहाज के अरशे पर खड़े होकर चिल्लाकर पूछा, मगर जवाब नदारिद था। कुछ देर तक चीखते चिल्लाते रहने के बाद मुझे अंदाजा हुआ कि मैं उस जहाज पर अकेला हूं और ये जहाज समंदर के वस्त में खड़ा है। खौफ और दहशत से मेरा दिल कनपट्टियों में धड़कने लगा था। यह सोचकर ही मुझे हौल आने लगे थे कि मैं उस वीरान जहाज में अकेला हूं और समंदर के वस्त में खड़ा है। भूख और प्यास की शिद्दत से मेरा बुरा हाल था। अचानक मुझे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ कुछ ऐसी थी कि माइक सिस्टम में खराबी के बाद जैसी आवाज़ पैदा होती है। मेरी कैफियत उस खौफनाक और दहशतनाक फिल्म के हीरो से मुख्तलिफ न थी जो कि खौफनाक वाक़यात का शिकार हो जाता है। फ़र्क सिर्फ असल और नकल का था। मैंने सोचा कि इस तरह मरने से बेहतर है कि हाथ पैर मारकर मारा जाए। इसीलिए मैं अंधेरे में टटोलता हुआ अरशे से नीचे कैबिनों की तरफ जाने का रास्ता ढूंढने लगा। रास्ता ढूंढने में मुझे कई दफ़ा ठोकरों का सामना करना पड़ा, लेकिन अंधेरा इस कदर घुप था कि मैं आगे न बढ़ पाया। मजबूरन मुझे सुबह का इंतज़ार करना पड़ा। भूख प्यास की शिद्दत बहुत बढ़ चुकी थी। आखिरकार मुझे नींद आ गई। मैं न जाने कब तक सोता रहा। किसी तरह की आवाज़ से मेरी आंख खुल गई। वो आवाज़ न जाने कैसी थी कि डरो खौफ से मेरे जिस्म में लर्जा तारी हो गया। मैंने इधर उधर देखा तो सुबह का उजाला चारों तरफ फैल चुका था। मैंने बेचैन निगाहों से चारों तरफ देखा। जायजा लिया तो अरशे पर हर तरफ सियाह रंग नजर आया। जहाज का एक हिस्सा सियाह रंग का नजर आ रहा था। हैरत अंगेज बात यह थी कि फिजा में हर तरफ नहुसत सी महसूस हो रही थी। अरशे के जिस आखिरी सिरे पर मैं मौजूद था वहां से एक जीना नीचे की तरफ जा रहा था। शायद वो रास्ता कैद खाने का था। जैसे ही मैं सीढ़ियों से उतरकर नीचे जाने लगा, मुझे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने मुझे सरगोशी की हो, वहां मत जाओ। लेकिन मैं जंग आलूद सीढ़ियां अबूर करता नीचे उतर गया। उस छोटे से तहखाने में अजीब सी सेलनज़दा बदबू फैली हुई थी। तहखाने में नीम अंधेरा था। सामने एक चबूतरे पर एक ताबूत मौजूद था जिसका रंग भी सियाह था। अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे कोई ताकत मुझे कह रही हो कि ताबूत का ढक्कन उठा दूं। मैं आहिस्ता आहिस्ता ताबूत की जानिब बढ़ने लगा। भूख प्यास का हर एहसास मफकूद हो चुका था। और फिर जैसे ही मैंने ताबूत का ढक्कन उठाया, एक तेज चीख की आवाज़ मेरे कानों से टकराई। चीख की आवाज़ दर्द और कर्ब से भरी थी और फिर दहशत की एक लहर मेरे पूरे जिस्म में दौड़ गई। ताबूत के खुलते ही गौल दर गौल चिमकादड़ों का हजूम चीखता हुआ बाहर निकल गया। चंद लम्हों में पूरे का पूरा तहखाना चिमकादड़ों से भर गया था। चिमकादड़ों के चीखने की आवाज़ें अजीब सा माहौल पैदा कर रही थी। हैरत की बात यह है कि चिमकादड़ें मुझ पर हमला करने की बजाय छत से उल्टा लटक गई थी। फिर कुछ ही लम्हे गुजरे होंगे कि मेरी आंखें दहशत और खौफ से फैल गई।
ताबूत में से मैंने इंसानी पंजा बाहर आते देखा जो कि बिल्कुल इस्तख्वानी था। मैंने बुरी तरह से चीखना शुरू कर दिया था, या अल्लाह, मैं किस शैतानी चक्कर में फंस गया हूँ। वो पंजा ताबूत से बाहर आता गया। यूं लग रहा था कि जैसे कोई रस्सी बल खाती आगे बढ़ रही थी। पंजे का साइज बड़ा होता ही जा रहा था। मैंने पीछे हटना शुरू कर दिया। एक लम्हा, एक वक्त ऐसा भी आया कि मेरे लिए पीछे हटने की जगह न थी। बस वो पंजा पूरे तहखाने के अंदर घूम रहा था। पंजा किसका था? वो ताबूत से बाहर ही नहीं आया था। मैं दीवार से लगा खौफ और दहशत से भरे आफत का मंजर देख रहा था। अचानक मेरे हलक से तेज चीख निकली और मैं झटके से मुंह के बल गिर गया, क्योंकि अब उस पंजे की गिरफ्त मेरी पिंडली पर बेहद मजबूत हो चुकी थी। उस पंजे ने मुझे ताबूत की जानिब खींचना शुरू कर दिया। वो लम्हात मेरे लिए कयामत खेज थे। मैंने अपने आप को उस ताबूत के अंदर उतरते देखा। फिर मैंने ताबूत का ढक्कन बंद होते देखा। मैंने वाज़ेह महसूस किया कि मैं कई हड्डियों के पिंजर पर पड़ा हूं और दो इस्तख्वानी हाथों ने मुझे जकड़ा हुआ है। जिस वक्त मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मेरे ऊपर सुर्ख रंग की छत है जिस पर जाले लटक रहे हैं। मैं एक पत्थर के चबूतरे पर बिल्कुल सीधा लेटा हुआ हूँ। मेरे कानों में दबी दबी सी आवाज़ें आ रही हैं, जैसे कि बहुत सी औरतें बैन कर रही हों। इतना तो मैं अंदाज़ा कर चुका था कि मैं ताबूत में नहीं था। फिर मैं कहाँ था, ये मुझे नहीं मालूम था। मैंने उठना चाहा, लेकिन मैं जिस्म को नहीं हिला सका, जैसे मेरा जिस्म पत्थर का हो चुका हो। ना टांगें हिलती थी, ना हाथ पांव। मेरी आंखें और दिमाग जिंदा था। ये एक ऊंची छत वाला कमरा था। सामने सुर्ख दीवार में सियाह शिगाफ बना हुआ था। दाएं बाएं की दीवारों पर इंसानी हड्डियों के 3 पिंजर लटकते नजर आ रहे थे। मेरा दिल दहशत से डूबने लगा था। अब मैं शायद पहले से भी ज्यादा बड़ी मुसीबत में फंस गया था। वो कुव्वत जो मुझ पर मुसल्लत थी, वो अपनी ज़रूरत के तहत मुझ पर हावी होती थी। मेरे काम नहीं आ रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं मर चुका हूँ। मुझे सब कुछ याद था कि मैं कौन हूँ। दफातन मेरे कानों ने कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनी, जैसे बहुत सी औरतें रो रही हों, जैसे लोग किसी मैयत पर बैठे रो रहे हों। फिर ये आवाज़ें आहिस्ता आहिस्ता दूर होने लगी। मेरी आंखें सामने के दीवार के शिगाफ पर जमी हुई थी। मेरे देखते ही देखते शिगाफ से धुआं उठना शुरू हो गया। धुआं वाज़ेह होने लगा। उस धुएं से जो पहली शक्ल उभरी, उस बूढ़े की थी जिसकी बेटी का मैंने ट्रेन में खून पिया था। उस बूढ़े की आंखें चढ़ी हुई थी। उसकी आंखों में नफरत और गुस्सा मौजूद था। दूसरी सूरत कांता की थी, जिसकी आंखों में तंज और हिकारत मौजूद थी। दफातन उस धुएं ने जिस्म की सूरत इख्तियार करना शुरू कर दी। इस बार कांता मुकम्मल सूरत में थी। कांता का हाल उस वक्त निहायत अजीब और खौफनाक था। वो अपने कपड़ों से बेनियाज थी। उसके हुस्न और खूबसूरत जिस्म से सुनहरे रंग का एक सांप लिपटा हुआ था। उसकी दाईं छाती से खून निकल रहा था। सांप जिसे पी रहा था। कांता के चेहरे पर अजियत और कर्ब के आसार थे। ये मेरा बेटा है। ये वो बेटा है जो माँ के दूध की जगह खून पीता है। वो बड़े प्यार से सांप को चुमकारते हुए बोली, ये तुमसे मेरा बदला लेगा। तुम भवानी के अजाब का शिकार हो। मैं तुमको मारना चाहती तो मार सकती थी, मगर जो मज़ा अजियतों से मारने में है वो किसी में नहीं। इतना कहकर उसने बड़े प्यार से सांप को फर्श पर फेंक दिया। मैं चीखना चाहता था मगर चीख नहीं पाया था। सांप रेंगता हुआ मेरी तरफ बढ़ने लगा। मेरा चेहरा दहशत से सफ़ेद पड़ गया। कुछ ही लम्हों में सांप मेरे जिस्म पर चढ़ने लगा। इससे कबल के सांप मेरी गर्दन से मुंह लगा पाता कि अचानक सांप फिजा में कई फुट ऊपर उछला, और जब वो नीचे आया तो वो टुकड़ों में बढ़ चुका था। जहां कांता खड़ी थी वहां थोड़े से फासले पर नीले रंग का धुआं नजर आने लगा था। उस धुएं के हुजूम ने फैलते फैलते एक इंसानी जिस्म की सूरत इख्तियार कर ली थी। अब वहां एक 60-65 साल बूढ़ा शख्स खड़ा था, जो कि पस्ता कद था। उसने पादरियों वाला लिबास पहन रखा था। उसके सर के सारे बाल सफ़ेद हो चुके थे। सबसे हैरत अंगेज बात ये, आम पादरियों की तरह उसके चेहरे से मतानत की बजाय खबासत टपक रही थी। कैसे हो फादर जेकब? कांता मुस्कुराते हुए बोली। मरा हुआ इंसान कैसा हो सकता है? वैसे तुम्हारा ये जिस्म बहुत खूबसूरत है। अगर मैं जिंदा होता तो एक रात तुम्हारे साथ ज़रूर गुजारता। फादर ने उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा। ज़रूर फादर, मगर अब क्या हो सकता है? इसीलिए तो मैंने इसके जिस्म को जॉन फ्रैंक की मदद से अपना घर बनाया था कि औरत की मत भरी जवानी हमेशा मेरी कमज़ोरी रही है। ये पुराने कब्रिस्तान में अपनी गर्ज के तहत दाखिल हुआ। इसके अंदर लालच, मतलब, गर्ज, हर चीज़ मौजूद थी। इसीलिए मैं इसके जिस्म में दाखिल हो सका। मगर फादर, इसने मुझे कत्ल किया, मेरे मकसद को नाकाम किया। कांता ने झिल्लाते हुए कहा। वो भी मेरी वजह से। जब इस पर कोई आफत आएगी तो मैं ज़रूर आऊँगा, फादर मुस्कुराते हुए बोला। मगर मैं इससे इंतकाम ज़रूर लूँगी, और फादर तुमसे भी। ज़रूर, मैं तैयार हूँ, मगर इतना याद रखो कि मैं अपने दुश्मनों को माफ़ नहीं करता।
تمہیں مارنے سے پہلے میں اپنی کہانی سنانا پسند کروں گا۔ میں بھی فادر کی کہانی سننے کے لیے ہماتن گوش ہو گیا۔ آج پہلی بار وہ روح سامنے آئی تھی جس کی وجہ سے مجھ سے دو خون ہوئے تھے۔ دوستو، یہ کہانی ابھی جاری ہے۔ کہانی کا بقیہ حصہ اگلی ویڈیو میں ملاحظہ کیجیے گا، اور یہ کہانی کیسی لگی کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لائک شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔